हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्ञान यात्रा जीके। आई होप आप लोगों की सीटेट की तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि सीटेट के फॉर्म भर चुके हैं। तो अब आगे आने वाले टाइम में क्या होगा, सीटेट का एग्ज़ाम जल्दी ही कवर कर लिया जाएगा। तो जो हमारी पिछली वीडियो थी ज्योग्राफी की क्लास 6 की, आई होप आप सबने देखी होगी और अच्छी लगी होगी, और वहाँ से आपने देखा होगा जिसने भी वो क्लास देखी है। और मैं ये बोलूँगी भाई, जिसने नहीं देखी वो ज़रूर देखें। वहाँ से आपको फिर क्या है, पूरी बुक पढ़ने की नीड नहीं होती है। जो भी नोट्स थे, जो भी मेरे को इम्पोर्टेंट लगे, वो सारे उस वीडियो में कवर हो गए। कि जिनको नोट्स बोलते हैं, वो नोट्स ही मैंने डायरेक्ट नोट्स बनाई है और वहाँ से वीडियो बनाई है। ठीक है, तो डायरेक्ट वहीं से कवर हो गई है। और अगर पीडीएफ चाहिए इनकी, तो ज्ञान यात्रा जी के नाम से अपना चैनल है टेलीग्राम पे, उस पर मैसेज कर देना, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं। और भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नया शुरू किया है तो हो सकता है कि गलतियाँ भी होंगी, तो प्लीज़ आप उसको ध्यान में रख के, अगर आपको कुछ गलतियाँ लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसको सुधारने की कोशिश ज़रूर करूँगी। ठीक है, वीडियो जैसी भी लगे, कैसी लगे, आपको मुझे बताना ज़रूर। और अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, और आगे अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। ठीक है, तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं। चैप्टर 1 है विविधता, जिसको डाइवर्सिटी भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं, भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं, लेकिन गहराई से सोचें तो वास्तव में एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, और केवल हमारे करने का क्या है, तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे लद्दाख, जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव होती है, क्योंकि इस क्षेत्र में क्या है, बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, और यह इलाका हर वर्ष बारिश काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने का पानी लोगों को गर्मी के महीने में पिघलने वाली बर्फ पर क्या होता है, डिपेंड होता है। ये लद्दाख की फोटो दे रखी है, बर्फ से ढका इलाका है। पश्मीना बकरी मिलती है, जिससे क्या होगा, पश्मीना ऊन मिलती है, और उससे फिर क्या है, पश्मीना शॉल बनाई जाती है। पता होगा कि ये बहुत महंगी होती है, और जो कश्मीर की स्पेशलिटी है वहाँ पर मिलती है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं, जिससे पश्मीना ऊन मिलती है, और यह ऊन बहुत कीमती होती है, यानी कि महंगी होती है, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। मुख्यतः कश्मीर में पश्मीना शॉलें बनाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, यहाँ के लोग दूध दही से बने पदार्थ जैसे कि मक्खन, चीज़, खास तरह का छेना, मांस आदि खाते हैं, और हर एक परिवार के पास कुछ गायें, बकरियां और क्या है, याक होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि रेगिस्तान होने का मतलब यह नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए थे। लद्दाख के व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता है, क्योंकि यहाँ की घाटियों से होकर मध्य एशिया के काफिले उस क्षेत्र में पहुँचते हैं जहाँ आज तिब्बत बोला जाता है। ठीक है, लेटेस्ट में तिब्बत क्या है, चीन के अंडर आता है। ये काफिले अपने साथ क्या क्या लेकर आते थे, मसाले, कच्चा रेशम और दरिया क्या है, ये सब कुछ लेकर आते थे। ये काफिला है जो आता था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे लद्दाख के रास्ते। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म किसके रास्ते आया था। लद्दाख के रास्ते होकर ही वो तिब्बत तक पहुंचा था। लद्दाख को और क्या बोला जाता है, लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। करीब 400 वर्ष पहले यहाँ के लोग इस्लाम धर्म से परिचित हुए थे, और अब अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर क्या है, मुसलमान ही, यहाँ पर मोस्टली मुसलमान ही रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि लद्दाख में गाई जाने वाली कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है, जिसको क्या बोलते हैं, केशर सांगा बोला जाता है। ठीक है, जो तिब्बत का प्रसिद्ध ग्रंथ है, और लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है, क्योंकि तिब्बत क्या है, वहीं आसपास लगता है, उनकी बाउंड्री लगती है। उसके स्थानीय रूप में मुसलमान और बुद्ध दोनों ही लोग गाते और उस पर नृत्य भी करते हैं। तो केसर सागा की बात आई तो वो कहाँ का है, तिब्बत का प्रसिद्ध ग्रंथ है, जो कि लद्दाख में भी क्या है, फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें केरल की, एक नॉर्थ का ले लिया, एक साउथ का स्टेट ले लिया। वो ये बताना चाह रहे हैं इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कि दोनों जिले हैं जो वो बहुत अलग अलग है, एक साउथ में है, एक नॉर्थ में है, लेकिन क्या है कि दोनों चीज़ों में कुछ समानताएं हैं। ठीक है, जैसे कि ऊपर बताया गया था डाइवर्सिटी में कि लोगों के करने का तरीका अलग है, लेकिन क्या है, करते वही चीज़ है। ठीक है, जैसे फेस्टिवल आपने देखा होगा कि न्यू ईयर है, या फिर हाँ, जो मकर संक्रांति है वो अपने यहाँ अलग है, तमिलनाडु यहाँ अलग है, दिल्ली में अलग है, तो हर जगह मनाते सेम त्यौहार है, लेकिन उनके नाम क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे केरल। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम के कोने में बसा हुआ एक स्टेट है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ कहाँ, पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ियों में विविध प्रकार के मसाले भी होते हैं, जैसे काली मिर्च, लौंग और इलायची आदि यहाँ पर पाए जाते हैं।
इन मसालों के कारण ये अक्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत क्या था, आकर्षक बना था। ठीक है, काली मिर्च, लौंग और इलायची के लिए क्या था, जो व्यापारी थे यहाँ आते थे, यही चीज़ यहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस थी। नेक्स्ट बात करेंगे, सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए थे। तो कौन आए थे? सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी आए थे। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धार्मिक संदेश थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे और भारत में ईसाई धर्म की क्या रखी थी, उन्होंने नींव रखी थी। ठीक है, तो ईसाई धर्म की नींव का श्रेय किसे जाता है? ईसा मसीह के धार्मिक संदेश थॉमस को क्या है, जाता है। कब आए थे? 2000 साल पहले यहाँ पर आए थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, अरब से भी कई व्यापारी आकर यहाँ बस गए थे। इब्न बतूता जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए थे, अपनी यात्रा वृत्तांत में मसालों के उत्पादन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय का यहाँ बड़ी इज्जत थी। ये लास्ट में क्या दे रखा है, यहाँ पर केरल दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे वास्को डी गामा। ये वास्को डी गामा के जहाज है। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचा, जो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत का समुद्री रास्ता खोजा था। तो ये क्वेश्चन आता है कि इंडिया की खोज किसने की थी? तो इंडिया की खोज वास्को डी गामा ने की थी। इन सभी ऐतिहासिक प्रमाणों के कारण केरल के लोग भी विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से धर्म होते हैं? यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे चीन। तो चीनी के व्यापारी भी केरल आए थे। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल होता है वो चीनी जाल से हूबहू मिलता है, जिसको चीना वाला कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है कि चीन वाला क्या है, मछली पकड़ने का क्या है, एक जाल है इस टाइप का। ठीक है, ऐसा होता है जिससे मछलियां पकड़ी जाती है, जो कि चीन के से मिलता जुलता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि चीन के व्यापारी भी एक टाइम पर यहाँ आए होंगे। नेक्स्ट है मलयालम के लिए लोग जो शब्द इस्तेमाल करते हैं उसको चीना चाल कहा जाता है। इसमें चीना शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत अधिक उपयोगित है और यहाँ पर अधिकांश लोग मच्छी और चावल खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थिति एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्र के इतिहास में एक ही प्रकार की सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्र को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने क्या किया है, प्रभावित किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान ने केरल और लद्दाख को क्या है, दोनों को समृद्ध बना दिया है। नेक्स्ट है, जहां केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती को संभव बनाया है, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊंचाइयों ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा है। नेक्स्ट आता है, केरल समुद्र तट की नमी और उपजाऊ मिट्टी में मसालों की खेती को संभव बनाया है। और लद्दाख की बात करें तो ऊंची और पहाड़ी रास्तों मध्य एशिया से जोड़ने वाले मार्ग को व्यापारियों को आकर्षित किया है। ठीक है, तो ये याद रखना, केरल में क्या मसालों की वजह से और लद्दाख में क्या है, जो इस यहाँ की मार्ग है मध्य एशिया से जोड़ने वाले जो रास्ते हैं उनको लेकर आकर्षित किए हैं। महत्वपूर्ण बिंदु में देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू, उनकी बुक है भारत की खोज। तो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज, ठीक है, ये याद रखना कि भारत की खोज बुक किसकी है, जवाहरलाल नेहरू की है, कि भारतीय एकता से कोई बाहर से थोपी चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग तरह के विचार है और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता का पुनर्चिन्ह और भौगोलिक रूप से जाना जाता है। ये नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार दिया था। तो ये याद रखना है कि अनेकता में एकता का विचार किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और भारत की खोज किसने की थी, भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी थी, वो भी जवाहरलाल नेहरू ने ही लिखी थी। नेक्स्ट आ जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता का ही अभिव्यक्त है। तो इसमें जो चीज़ याद रखने की वो ये है कि राष्ट्रगान किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारत की विविधता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है और जो एक सूत्र में प्रियोता है वह अनेकता में एकता का विचार है। किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और हमारा सेकंड चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, विविधता और भेदभाव, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट था वो सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है। और अब हम सेकंड चैप्टर देखते हैं, पूर्वग्रह क्या होता है। ठीक है, तो जब हम किसी के बारे में पहले से ही कोई राय बना लेते हैं और उसे अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वो पूर्वग्रह कहलाता है। और ज़्यादातर यह कैसी होती है, नकारात्मक होती है, यानी कि नेगेटिव होती है। यह तो आलसी है, यह तो बेवकूफ़ है, इस टाइप की जितनी भी धारणाएं होती हैं वो क्या होती है, पूर्वग्रह होती है। और ये आता है, क्वेश्चन ये आया था एक बारी कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो ये कैसी होती है, नेगेटिव होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जैसे कि कुछ लोग आलसी या मूर्ख मान लेना भी क्या है, पूर्वग्रह है। नेक्स्ट, लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं आदि के आधार पर भी पूर्वग्रह हो सकता है।
नेक्स्ट है, अक्सर दूसरों के बारे में बनाई गई हमारी धारणाएं इतनी पक्की हो जाती है कि हम उनसे दोस्ती भी करना पसंद नहीं करते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। हमें हमेशा हर व्यक्ति को उसके गुणों से पहचानना चाहिए, न कि पूर्वग्रह से। तो बस आपको ये याद रखना है कि पूर्वग्रह का मतलब क्या है। तो पूर्वग्रह होता है किसी के बारे में पहले से ही कोई अवधारणा बना लेना, उसको बोलते हैं पूर्वग्रह। और ये कैसी होती है? नेगेटिव होती है। नेक्स्ट आता है रूढ़िवाद धारणा क्या होती है। तो जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध लेते हैं और उनके बारे में पक्की धारणाएं बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणाएं कहती है। जैसे कि वह कंजूस है, वह आलसी और यह है बेवकूफ़ है। तो कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग होने के कारण किसी को कंजूस, आलसी या बेवकूफ़ ठहरा देते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के सांचे में रखती है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जो रूढ़िवाद धारणाएं हैं और जो पूर्वग्रह, उसमें डिफरेंस क्या है। तो पूर्वग्रह पहले से ही किसी एक पर्सन के बारे में या ज़्यादा के बारे में पहले से ही कोई राय बना लेना। रूढ़िबद्ध धारणा का मतलब होता है कि हमने एक आदमी देख लिया किसी स्टेट का कि वो ऐसा है, तो हम उस स्टेट के सभी इंसानों को वैसा ही मान ले, तो वो क्या होती है? रूढ़िबद्ध धारणाएं होती है। यानी कि सभी प्रकार के सभी लोगों को एक ही छवि में बांध लेना रूढ़िबद्ध धारणाएं होती हैं। नेक्स्ट है, जैसे हम मानते हैं कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती है जिनको करने की क्षमता शायद हम में होती है। ठीक है, नेक्स्ट है असमानता और भेदभाव क्या होता है। तो भेदभाव और असमानता में डिफरेंस क्या है वो देखेंगे। भेदभाव यानी कि डिस्क्रिमिनेशन। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी नौकरी को करने से रोकते हैं, या किसी महिला में रहने की इच्छा है परंतु कहे कि महिला नहीं बन सकती, यदि किसी द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय पीने से मना कर दे, इसका मतलब है कि आप उनके साथ क्या कर रहे हैं? भेदभाव कर रहे हैं। सीधा सीधा मतलब ये है कि रूढ़िबद्ध धारणाएं और पूर्वग्रह के अकॉर्डिंग या किस पे बेस्ड हम किसी के साथ जो भी व्यवहार करते हैं वो क्या होता है? भेदभाव कहलाता है, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। वो किसी भी टाइप से हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में देखेंगे। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव को अपने अनुभव के बारे में लिखा था। यह अनुभव उन्हें कब हुआ था? 1901 ईस्वी में हुआ था। तब वे केवल 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र के कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। आगे देखते हैं। ठीक है, डॉक्टर, ये बहुत लंबी कहानी है तो ऐसा उसमें कुछ है नहीं कि वो मिलने गए थे, बस यही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कौन से गांव में? कोरेगांव में मिलने गए थे। 9 साल के थे और 1901 में गए थे। ठीक है, तो क्या हुआ था मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ बोल के कि क्या हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था, वो गए थे और उन्हें वो स्टेशन पर ऑटो का, उस टाइम ऑटो तो नहीं होते थे, वो क्या होते थे, घोड़े वाले वो जो होते थे वो आते थे। तो उन्होंने उनको बोला कि आप हमें कोरेगांव छोड़ दो, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये किस जाति से। तो जब उन्हें ये पता लगा कि ये महार जाति से है, ठीक है, कौन सी जाति से है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महार जाति से हैं, तब उन्होंने इनको बिठाने से मना कर दिया और ये देर रात तक वहीं बैठ के इंतजार करते रहे, लेकिन इनको किसी ने नहीं बिठाया था। तब इनको पहली बार ये एहसास हुआ था कि जाति के आधार पर कितना बड़ा भेदभाव होता है। ये ओनली कास्ट के अकॉर्डिंग, सिर्फ कास्ट देखकर इनको क्या था? बिठाया नहीं गया था, वहीं पर ये इंतजार करते रहे थे। ठीक है, देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 1891 में हुआ था और 1956 में क्या हो गई थी? इनकी डेथ हो गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता भी बोला जाता है और दलितों के सबसे बड़े नेता बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए क्या है? बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी है और उनको एक अधिकार दिलवाया है। नेक्स्ट है, इनका परिवार महार जाति में जन्म हुआ था और जो क्या है? एक अछूत मानी जाती है, जिनके कारण इन्होंने ये सारी चीजें बर्दाश्त करी है। और उसके बाद जब इन्होंने अपना संविधान लिखा गया तो वहां पर इन्होंने ये चीजें लिखी थी ताकि जो चीजें इनको फेस करनी पड़ी है SC ST वालों को, वो चीजें फेस ना करनी पड़े। इसीलिए क्या है? इनके लिए स्पेशल प्रावधान दिया गया था। ठीक है, इसीलिए दलितों का सबसे बड़ा नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, भारत एक बहुधार्मिक देश है, यानी कि भारत में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। भारत एक बहुधार्मिक देश है जहां लोग बिना भेदभाव और अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हुए एक दूसरे का क्या है? सम्मान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 3, जिसका नाम है सरकार यानी कि गवर्नमेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सरकार के स्तर कितने होते हैं। सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, 3 टाइप होते हैं, सॉरी 3 स्तर होते हैं, 3 स्तरों पर काम करती है। अब देखेंगे स्थानीय स्तर में क्या क्या आता है। तो गाँव, नगर, ठीक है,
गांव, नगर पंचायत, नगर पालिका आदि क्या आते हैं, स्थानीय स्तर के अंडर आते हैं। राज्य स्तर में क्या क्या आता है, उत्तर प्रदेश सरकार, महाराष्ट्र सरकार, यानी कि जितनी भी स्टेट की सरकारें होती है वो, और राष्ट्रीय स्तर नेशनल सरकार, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं। आगे हम बात करेंगे सरकार व कानून के बारे में। तो कानून और सरकार, सरकार कानून बनाती है, देश में रहने वाले सभी लोगों को कानून मानने होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम करती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही ताकत भी होती है कि लोग उनको मानने के लिए क्या है, बांधे। ये नहीं है कि रूल बना दिया उसको कोई लागू ही नहीं करा। तो गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि अगर वो कानून बना रही है तो लोग उसको मानने के लिए क्या है, बांधे हैं। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस होना अनिवार्य है, यानी कि जरूरी है, ठीक है। इसमें मैंने मतलब आपने भी देखा होगा कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, छोटी छोटी। आगे आप देखेंगे कि बिल्कुल एक एक पेज के चैप्टर है जो जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यायालय की भूमिका। अगर किसी व्यक्ति को लगे कि उसको धर्म या जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया है तो वो कोर्ट जा सकता है और यह दावा कर सकता है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है, और जो कोर्ट है वो आदेश देगा कि क्या कदम उठाने जरूरी है। आगे हम देखेंगे सरकार के टाइप, ठीक है। तो आगे है लोकतांत्रिक सरकार, राजतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक मतलब लोकतंत्र में जो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। एक लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं, वे अपने पसंद के नेता को वोट देते हैं, फिर उसके बाद सरकार बनती है। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय और उठाए गए कदमों का जो जनता है उसको क्या है, आधार बताना पड़ता है और अपनी सफाई देनी पड़ती है। तो सबसे पहले क्या है, लोग गए चुनाव में वोट डालने, पसंदीदा नेता को चुना, चुनाव जीतने के बाद सरकार बनी और सरकार अपने निर्णयों का आधार क्या है, बताती है और सफाई देती है। नेक्स्ट आता है हमारा सरकार के टाइप में राजतंत्रीय सरकार। यह दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास इसे सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करता है और अंतिम निर्णय की शक्ति राजा के पास ही होती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी अपने निर्णयों का आधार नहीं बताना पड़ता और उनको ना ही सफाई देनी पड़ती है, ठीक है। जैसे ये राजा हो गया और ये क्या है, जो इसके सलाहकार है उनसे बातचीत करने निर्णय ले रही है, तो अंतिम निर्णय किसके पास है, राजा या रानी ही लेगा। और अपने निर्णयों का आधार क्या है, जैसे कि उसमें है, जैसे डेमोक्रेसी में है कि सरकार को यह बताना पड़ता है कि उन्होंने ये निर्णय क्यों लिया है, और अगर वो जनता को नहीं पसंद आता है या जनता में आक्रोश हो जाता है तो सरकार है वो अपना आदेश वापस भी ले सकती है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि वो बोल दिया तो बोल ही दिया एक बारी। लेकिन राजतंत्र में क्या होता है, जो राजा रानी ने बोल दिया वो नियम है, उसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए वो नहीं बदल सकता, ठीक है, जब तक उनकी मर्जी नहीं होगी, ऐसे। नेक्स्ट अगर हम बात करें लोकतांत्रिक सरकार, तो अगर हम सबसे पहले देखें कि लोकतांत्रिक सरकार होती क्या है और इसका मीनिंग क्या है, तो लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। अगर हम इसके एक लाइन में अगर इसके अर्थ की बात करें तो लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। तो जो एग्जाम में जो लाइन आती है वो ये वाली आती है कि लोगों का ही शासन, लोकतंत्र क्या है, लोगों का ही शासन, लोगों के लिए लोगों का ही शासन होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र में महत्वपूर्ण विचार यह है कि लोग विभिन्न तरीकों से निर्णय लेने में भाग लेते हैं, और ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कि आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र बोला जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते बल्कि कैसे लेते हैं, चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा क्या है वो भाग लेते हैं, ठीक है। ये प्रतिनिधि मिलकर क्या करते हैं, शासन चलाते हैं। आमतौर पर कोई भी सरकार तब तक लोकतांत्रिक नहीं कही जा सकती जब तक कि वह देश के सभी अडल्ट पीपल्स को वोट देने का अधिकार ना दे, ठीक है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में कितनी एज है, 18+ एज में सभी लोगों, यानी कि जो 18 है या 18 से ऊपर है उन सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है। और वोट देने का मतलब जैसे आपने देखा होगा कि आपके इलाके में, आपके बोर्ड में एमएलए वगैरह को वोट देते हैं जिससे सीएम बनता है बाद में जाके, ठीक है। और लोकसभा के चुनाव होते, इलेक्शन होते हैं, उसमें हम वोट देते हैं तो जाके सीएम बनता है। तो ऐसे क्या होता है, हम लोगों को वोट देते हो, बाद में वो हमारे सीएम या पीएम जो है वो सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। पहले जो हमारे सीएम या पीएम है वो लोकल सीट से ही चुनाव लड़ते हैं, बाद में ये डिसाइड होता है, बहुमत होता है, वहाँ पर चुने गए जितने भी लोग सिलेक्ट हुए हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि हम में से कौन सा 1% सीएम या पीएम बनेगा, ठीक है। वो स्टेट वाइज होता है, वो सेंटर वाइज होता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें मतदान अधिकार के इतिहास की, तो ये वोट डालने का जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है वो क्या है, कैसी है, इसके बारे में हम बात करते हैं। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे और जिसके पास क्या होती थी, संपत्ति यानी कि पैसे होते थे, ठीक है। तो ये बात नोट करने की कि पहले कैसे
पुरुष वोट देते थे, यानी कि पुरुष ही देते थे, महिलाएं तो वोट देती ही नहीं थी। तो पहले कैसे थे, जो पढ़े लिखे होते थे या जिनके पास संपत्ति होती थी। नेक्स्ट अगर हम देखें, इसका मतलब था कि जो औरतें हैं, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ठीक है, औरतें गरीब थी, अमीर थी, पढ़ी लिखी थी, नहीं थी, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको वोट देनी ही नहीं थी। नेक्स्ट, गरीबों और अशिक्षितों को भी वोट देने का अधिकार नहीं था। नेक्स्ट हम देखेंगे, ऐसी स्थिति में देश उन्हीं निर्णयों के सहारे चलता था जो गिने चुने पुरुष, यानी कि जिनको वोट देने का अधिकार था, जिनके पास पैसे थे और जो पढ़े लिखे थे, सिर्फ वही क्या था, देश को चलाने के निर्णय ले सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट हम गांधी जी के बारे में बात करते हैं। यंग इंडिया इनकी ये पत्रिका है, याद रखना, जो 1931 में इन्होंने लिखी थी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं उनके विचार में। मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है, वो वोट नहीं दे सकता। तो एक बारी मैंने एक एग्जाम में देखा था, उसमें ये स्टेटमेंट दी हुई थी और ये बोला था कि ये स्टेटमेंट किसने बोली है, तो ये स्टेटमेंट गांधी जी ने कही है यंग इंडिया पत्रिका के दौरान। ठीक है, जो 1931 में लिखी गई थी। नेक्स्ट है, महिलाओं के मतदार की, महिलाओं को वोट देने का अधिकार है, जो राइट्स है, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो उसकी स्टार्टिंग सबसे पहले अमेरिका से हुई थी। अमेरिका को कब मिला था ये, मतलब अमेरिका में जो लेडीज़ हैं उनको वोट डालने का राइट कब मिला था, 1920 में। देन इंग्लैंड में 1928 में मिला था। ठीक है, ये याद रखना है, सन 1920 में अमेरिका को, 1928 में इंग्लैंड को औरतों को वोट देने का राइट्स मिला था। ठीक है, इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 खत्म होता है। आई होप आपको अब तक वीडियो चैप्टर समझ आ रहे होंगे, और कहीं भी कमी लगे आपको कि कुछ भी हमें इम्प्रूवमेंट करना है या कोई भी कमी है, तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, आपकी जो भी प्रॉब्लम आ रही होगी उसको सॉल्व जरूर किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पंचायती राज। पंचायती राज से तात्पर्य है कि गांव के लोगों द्वारा गांव के लोगों के लिए और गांव के लोगों के साथ मिलकर काम करना, हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ मजबूत करना। ठीक है, जो ग्राम सभा होती है, जो भी गांव से रिलेट कर रहे हैं या गांव में रहते हैं वो समझ सकते होंगे कि ग्राम सभा या पंचायत क्या होती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे गांव के सारे आदमी बैठते हैं। पहले औरतें नहीं जाती थी, लेकिन अब तो जाती है, और आदमी क्या, वो जो सरपंच होता है वो कुछ भी फैसले या निर्णय लेता है, कोई भी बात होती है उस पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पंचायत है क्या, तो इसकी डेफिनेशन, पंचायत गांव के लोगों की एक संस्था है जो गांव के विकास समस्याओं के समाधान के लिए काम करती है। इसमें गांव के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि गांव के ही, मतलब उसी गांव के बहुत सारे आदमी हो सकते हैं, और जो सरपंच होता है उसके साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करें किसके महत्व की, तो ग्राम सभा गांव के सभी वयस्कों की सभा होती है। वह ग्राम पंचायत की प्रणाली पर नजर रखती है और विकास कार्यों में योजना प्राप्त करती है। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें एक डिफरेंस बताती हूँ कि जो पंचायत हो गया, ग्राम सभा क्या होती है। ग्राम सभा में सभी अडल्ट होते हैं जो पंचायत पर मतलब पंचायत की कार्य प्रणाली पर नजर रखते हैं कि वो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जिस सड़क को, गली को बनाना था उसको बनाया है, नहीं बनाया है, सबको पानी की सुविधा उपलब्ध है, नहीं है, ये सारी चीज़ें देखती हैं। अब इसके गठन की बात करें कि एस्टैब्लिश्ड कैसे होती है, तो ग्राम पंचायत का गठन गांव के वार्डों से चुने गए पंचों द्वारा किया जाता है। ये पंच मिलकर सरपंच का चुनाव करते हैं, और सरपंच ग्राम पंचायत का क्या होता है, मुखिया यानी कि हेड होता है। ठीक है, जैसे ये वार्ड 1 का पंच हो गया, वार्ड 2 का, 3 का, 4 का, और ये सारे मिलकर क्या करेंगे, सरपंच बनाते हैं। सरपंच का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का होता है। नेक्स्ट हम बात करें ग्राम पंचायत के काम की, तो ग्राम पंचायत गाँव के विकास के लोगों की भलाई करने के लिए कई काम करता है। इन्हें सरकार से मिलने वाले फंड और ग्राम सभा के निर्णयों का पूरा जानकारी आधार पर पूरा किया जाता है। सचिव की बात करें तो ग्राम सभा व ग्राम पंचायत की बैठक बुलाता है, चर्चा व निर्णयों का रिकॉर्ड रखता है। एक बात तुम्हें याद रखनी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि जो सचिव होता है उसका इलेक्शन नहीं होता है गाँव में, उसको मतलब वो किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, ना कि इसका चुनाव होता है। ये याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन एक बार सीटेट में आया था कि जो सचिव है वो नियुक्त किया जाता है कि उसका इलेक्शन होता है, तो ये नियुक्त किया जाता है, ना कि इसका इलेक्शन होता है। और ये बात भी याद रखनी है कि ये जो सचिव होता है ये उसी गांव का कोई भी आदमी नहीं होता है। ठीक है, ये किसी और गाँव का या किसी और शहर का होता है। जो सचिव होता है उसके नॉर्मली गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम होते हैं वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, क्योंकि एक गवर्नमेंट पोस्ट है, इसके लिए बाकायदा पेपर होता है, उसके बाद ही सचिव नियुक्त किए जाते हैं, और ये किसी और स्टेट का होता है या किसी और शहर का होता है, सेम गांव का नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है आपको। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्राम पंचायत के पूरे गांव के हित में
तो जो ग्राम पंचायत की योजनाएं जैसे सड़कें बनाना, पानी की व्यवस्था देखना, स्वच्छता अभियान, शिक्षा कार्यक्रम, रोजगार वगैरह देना। तो ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसीलिए ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्राम सभा की बैठक में भाग लेकर अपनी आवाज़ उठाए और गांव के विकास में सक्रिय भाग ले। पंचायती राज की बात करें तो पंचायत राज से गांव के लोगों को अपने विकास के निर्णय खुद लेने का अधिकार मिलता है और वह लोकतंत्र को मजबूत बनाता है और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यहाँ पर एक बात याद रखने की, भाई जो पंचायत है आपने देखा होगा कि इसमें, एक मिनट रुकना, तो आपने एक बात देखी होगी कि इसमें जो सरपंच वगैरह जो पंचायत के बारे में ना ज़्यादा डीप में इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है। वो इसलिए क्योंकि ये क्लास 6 की पॉलिटिकल है। जब हम क्लास 7 या क्लास 8 की करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें पूरी डीप में इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी। ठीक है, तो अभी हमारी ज्योग्राफी की क्लास हो गई है, पॉलिटिकल की चल रही है, उसके बाद हम हिस्ट्री की करेंगे 6 की, फिर उसके बाद हम सीधा 7 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो सीटेट है उसमें 6, 7 और 8 की एनसीईआरटी ही आती है एसएसटी के पार्ट में। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। इसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांव में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसे कि आपने देखा कि ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है और तभी पंचायत अपना काम करती है। ठीक है, तो कौन स्वीकृति देता है? ग्राम सभा इसको स्वीकृति यानी परमिशन देगी, तभी पंचायत अपना काम आगे कर पाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि उसके काम क्या क्या होते हैं। सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोत और अन्य सार्वजनिक उपयोग के स्थानों का निर्माण, रख रखाव। और नेक्स्ट है स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना और गांव के लोगों को रोजगार देने के संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। ये सारे किसके काम है? ग्राम पंचायत के काम है। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत। तो कहाँ से उनको आमदनी होती है, पैसे कहाँ से आते हैं? तो सबसे पहले तो दान से आते हैं, समुदाय के काम के लिए जैसे मंदिर वगैरह या फिर किसी ट्रस्ट वगैरह के लिए पैसे देना। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजना की राशि जो जनपद व जिला पंचायत द्वारा आती है। घरों व बाजारों पर लगाए जाने वाला टैक्स। ठीक है, इन 3 चीज़ों से क्या है? ग्राम पंचायत की आमदनी या पैसे आते हैं। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत के 3 स्तर होते हैं। ठीक है, पहला ग्राम पंचायत, दूसरे की बात करें जनपद पंचायत और तीसरा है हमारा जिला परिषद। अब हम इनको एक एक करके इनमें डिफरेंस देखेंगे और उनको समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राम पंचायत की। पंचायती राज व्यवस्था, अभी दिख रहा होगा ये। पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का कौन सा स्तर है? पहला स्तर है, ये याद रखना। ठीक है, कि कौन सा स्तर है? पहला स्तर है। ग्राम पंचायत सभा के प्रति जवाबदेही होती है। जो ग्राम पंचायत होती है वो किसके प्रति होती है? ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है, क्योंकि ग्राम सभा लोग ही उसको चुनते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी काम ग्राम पंचायत करेगी उस सारा इंफॉर्मेशन या उसकी जितना भी बायोडेटा है, जो भी है, मतलब वो सारी चीज़ें उसको ग्राम सभा को बतानी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे जनपद पंचायत, जिसको पंचायत समिति भी बोला जाता है। ये सेकंड स्तर होता है। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर आता है विकास खंड का, और इसे जनपद पंचायत, पंचायत समिति भी कहती है। तो इसके नाम याद रखने हैं, जनपद पंचायत, पंचायत समिति या विकास खंड। तीनों में से कोई भी नाम आ सकता है या फिर एक नाम देके दूसरा नाम पूछ सकते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती है, यानी कि पंचायत समिति थोड़े बड़े लेवल पे होती है, उसके अंडर ग्राम पंचायतें क्या है? काम करती है। और अगर इसके लेवल की बात करें तो इसका 2nd नंबर का लेवल है। ठीक है, थर्ड है हमारे जिला परिषद, जो सबसे ऊपर आती है। पंचायत समिति के ऊपर भी जिला परिषद होती है। यह तीसरा स्तर यानी कि सबसे ऊंचे वाला स्तर होता है। जिला परिषद पूरे जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटन राशि के वितरण की व्यवस्था करते हैं, यानी कि जो भी पैसे होते हैं, किस पंचायत को, किस ग्राम सभा को कितने पैसे देने हैं, वो जिला परिषद ही डिसाइड करती है। देन ग्राम सभा डिसाइड करती है कि कौन सी ग्राम पंचायत को कितने पैसे दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट कानून और उद्देश्य की बात करते हैं तो संविधान में दिए गए निर्देशों के आधार पर पूरे देश के हर राज्य में पंचायत से जुड़े कानून बनाए गए हैं। इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके कुछ मुख्य विचार यह है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़ाई जाती है। इसका मतलब है कि हर जितनी भी ग्राम पंचायतें, हर स्टेट वाइज उनके अपने अलग अलग रूल एंड रेगुलेशन होते हैं जो वहाँ की स्टेट बनाती है। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे दिया गया है कि पहला स्तर ग्राम पंचायत होता है जो ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है। ठीक है, दूसरा होता है
जनपद, जिसको पंचायत समिति भी बोलते हैं, एंड थर्ड होता है जिला परिषद, जो जिला स्तर पर विकास व योजनाएं बनाती है और धन का वितरण करती है। ठीक है, ये याद रखना कि जो धन का वितरण है वो कौन करता है, जिला परिषद करती है, जो थर्ड लेवल का स्तर है। ठीक है, बहुत बार इनको ऐसे लाइन में रखना आ जाता है कि कौन से के बाद कौन सा आता है, तो याद रखना पहला ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एंड जिला परिषद। नेक्स्ट हमारा चैप्टर 5, गांव का प्रशासन। ठीक है, अब ये बहुत छोटे छोटे चैप्टर, इनमें ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी जो मेरे को लगा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वो मैंने कवर किया। बहुत छोटे छोटे चैप्टर है, जल्दी कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में होता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रिपोर्ट आदि उसे थाने में लिखवाते हैं। यह वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वहाँ लोगों के घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे, अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्रवाई करे। ये क्या काम होता है, वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट आता है राजस्व विभाग का काम। तो जमीन को मापना, ये याद रखना है कि जमीन को मापना, उसका रिकॉर्ड रखना किसका काम है, पटवारी का काम। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है कि ये किसके काम है, पटवारी के काम है। अलग अलग राज्यों में इसका अलग अलग नाम होता है, ये भी याद रखने वाली बात है। ये पीछे सीटेट में आया था कि पटवारी, लेखपाल, कर्मचारी और ग्रामीण अधिकारी, तो इसे कानूनगो भी कहते हैं। ठीक है, तो कानूनगो किसको कहा गया है, पटवारी को कहा गया है। इसके नाम एक बार रिपीट करेंगे आप भी मेरे साथ। पटवारी को क्या बोला गया है, लेखपाल, कर्मचारी, ग्रामीण अधिकारी, तो इसको कहाँ पर, कानूनगो भी कहते हैं। ठीक है, 3 नाम है, लेखपाल, कर्मचारी, कानूनगो और पटवारी, 4 नाम हो गए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पटवारी का काम क्या होता है। तो यहाँ जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारियों को पटवारी बोलते हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गांव के लिए जिम्मेदार होते हैं, यानी कि जितनी, देखो अभी आया है, कोई भी आदमी आया है भूमि से रिलेटेड, मतलब फसल की जानकारी देने, तो वो क्या है, उसको देगा, पटवारी को देगा। ठीक है, नेक्स्ट है पटवारी किसानों से भूमि कर भी लेते हैं। सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में भी जानकारी देते हैं। यह काम अपने अपने रिकॉर्ड के आधार पर करता है, इसलिए जरूरी है कि वह समय समय पर दुरुस्त करता है। यानी कि उसको हर एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। वो साथ साथ ये देखता रहता है कि किसने ज़मीन बेच दी है, अब किसने खरीद ली है, किसने कौन सी फसल उगाई है, कितनी फसल उगी है, ये सारी चीज़ों का, उस गांव से रिलेटेड जितना भी ब्यौरा है वो सारा कौन रखता है, पटवारी रखता है। कि किसकी कितनी ज़मीन है, किसने ज़मीन बेची, किसने खरीदी, किसने क्या उगाया है, किसने नहीं उगाया है तो किसने कितना उगाया है, कितने गेहूँ उगाया, वो कितने पैसे में बिके, ये सारी इन्फॉर्मेशन पटवारी के पास होती है किसी गाँव की। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्व विभाग का कार्य। तो किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लग जाते हैं, यहाँ कोई कुआं खोद लेते हैं, इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं कि कहाँ क्या कुआं खोदा गया, कौन सी फसल उगाई गई है, फसल में बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे जिला और तहसील का प्रशासन। तो भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया गया है ताकि काम अच्छे से हो, सारा व्यवस्थित तरीके से काम हो। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील बोलते हैं, कहीं तालुका बोलते हैं, तो सबके अलग अलग क्या होते हैं, नाम होते हैं। तो सबसे ऊपर की बात करें, जिलाधिकारी होता है, देन उसके नीचे तहसीलदार होता है और फिर क्या होता है, पटवारी होता है। पटवारी सारी इन्फॉर्मेशन तहसीलदार को देगा और तहसीलदार जिलाधिकारी को सारी इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तहसीलदार के प्रमुख कार्य की, तो विभिन्न मामलों को निपटाना, पटवारी के काम का निरीक्षण करना तहसीलदार का काम होता है। सुनिश्चित करना कि रिकॉर्ड सही है या नहीं है, राजस्व इकट्ठा हुआ है कि नहीं हुआ है, किसानों के रिकॉर्ड के नक्शा मापसी में मेल मिलाप करना, विद्यार्थियों की जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र जारी करना। तहसील के दफ्तर से जमीन से जुड़े विवाद के मामलों को सुनना भी किसका काम होता है, तहसीलदार का काम होता है। और बाद में क्या है, फिर तहसीलदार ये सारी इन्फॉर्मेशन जिलाधिकारी को देता है। ठीक है, याद रखना है, पहले जिलाधिकारी है, फिर तहसीलदार है, फिर पटवारी है। जैसे ये दे रखा है, ये ऐसे ही फोटो के माध्यम से आपको समझा रहे, रिकॉर्ड की जांच रखना, राजस्व इकट्ठा करना, कास्ट सर्टिफिकेट लेना, जमीन विवाद चुनना, ये सारे क्या होता है, पटवारी का काम होता है या फिर तहसीलदार का काम होता है। इस प्रकार फसल भूमि के उपयोग और अन्य परिवर्तनों को पूरा कर रिकॉर्ड रखना, उनकी जांच करना राजस्व विभाग की महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक नया कानून आया था जिसको हिंदू अधिनियम धारा 2005 बोला गया, 2005 में आया था। जब हम उन किसानों के बारे में सोचे जिनके पास ज़मीन है, तो आमतौर पर हमें ध्यान पुरुष ही आते हैं। महिलाओं की हिस्सेदारी खेतों में काम करने और एक मजदूर भर की मानी जाती है। उनके बारे में ज़मीन के मालिक के रूप में सोचा भी नहीं जाता है। ठीक है, ये एक रियल बात है भाई, कि जब भी ज़मीन की बात आएगी तो हमारे माइंड में यही आएगा कि उस आदमी की ज़मीन है। तो अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों के परिवारों की ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन बेटों में बांट दी जाती थी, ये तो आपने देखा ही होगा पहले।
या मम्मी पापा से, दादा दादी से सुना होगा। हाल ही में एक कानून बदला गया था कि नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवार में बेटों बेटे और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलेगा और यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हुआ है। आज के टाइम पर ये कानून, ये लॉ लागू हो चुका है कि अगर किसी परिवार में पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसके जितने बेटे हैं, जितनी बेटियां हैं और माँ, सब में क्या होगा, हिस्सा बराबर बटेगा। बाद में अगर बेटी अपनी मर्जी से अपने भाइयों के नाम वो जमीन करा दे तो वो अलग बात है, लेकिन सरकार के अकॉर्डिंग सबको जमीन बराबर बराबर मिलती है। नेक्स्ट है पहला नियम, पिता की मृत्यु के बाद जमीन केवल बेटों में नहीं बांटी जाती है। ठीक है, जैसे 2 बेटे होते थे तो पहले वह दूसरे को दे दिया जाता था, पहले ये होता था। लेकिन अब के नए नियम के अकॉर्डिंग पिता की मृत्यु के बाद जमीन बेटों बेटे और उनकी मां में बांटी जाती है कि जितने भी बेटे होंगे या जितनी भी बेटियां होंगी उनमें और माँ को भी बराबर का अधिकार मिलेगा। यह कानून महिलाओं को उनके अधिकार दिलाता है, परिवार में क्या है, समानता लाता है। ठीक है, वैसे अभी भी लोकल में है कि ज़मीन मिलती तो है, लेकिन जो लड़कियां हैं, जो बेटियां, वो क्या करती हैं, वो खुशी खुशी अपने भाई के नाम ही वापस ज़मीन कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है 6, नगर प्रशासन की, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की। नगर में कैसे, शहरों में कैसे क्या होता है, कैसे क्या व्यवस्थाएं होती है। जैसे हमने देखा कि गांव में क्या होता है, पंचायत होती है, ये सारे पटवारी वगैरह ये सारी चीज़ें देखते हैं। अब शहर की बात करेंगे, एक बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको नगर निगम बोला जाता है। नगर निगम एक शहर की, एक नगर की बहुत बड़ी संस्था होती है नगर निगम। ठीक है, सबसे ऊपर वही होती है। यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करती है, कूड़ा इकट्ठा करने और पानी की सुविधा उपलब्ध कराने व सड़कों व बाजारों में सफाई रखने का काम करती है। ठीक है, जैसे ये साफ सड़कें हैं, कूड़ा वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं, हम झाड़ू लगा रहे हैं, पानी का देख रहे हैं, विद्यालय हो गया, दवाखाना हो गया, अस्पताल हो गया, इन सारों का देखा रेखा कौन करती है, नगर निगम करती है। नगर निगम का एक काम है कि सुनिश्चित करना कि शहर में बीमारियां न फैले। यह स्कूल स्थापित करता है और उन्हें चलाता है। शहर में दवाखाने, अस्पताल चलाने का काम भी नगर निगम का ही होता है। नगर प्रशासन चलाने वाली संस्था को नगर निगम कहते हैं और छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका बोला जाता है। यानी कि जहाँ जनसंख्या अधिक होती है, एरिया बड़ा होता है, वहाँ पर नगर निगम होगी। जहाँ पर जनसंख्या छोटी, यानी कि जो छोटे कस्बे होते हैं, एरिया वाइज कम होते हैं, वहाँ पर नगर पालिका होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नगर पार्षद की और प्रशासनिक कर्मचारी की, तो नगर पार्षद क्या होता है, शहर का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं। इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ज़्यादातर नगर पार्षद का ही यह निर्णय लेती है कि अस्पताल बनाए जाएंगे या पार्क या बगीचा। ठीक है, ये सारे निर्णय कौन लेता है, नगर पार्षद लेती है कि क्या चीज़ बनेगी, पहले अस्पताल बनेगा, स्कूल बनेगा, पार्क बनेगा, ये सब क्या बनेगा, तो ये पहले नगर पार्षद ही इसका निर्णय लेती है। ठीक है, जैसे अस्पताल और पार्क व बगीचा। नेक्स्ट है, शहर में अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है। हर वार्ड में एक पार्षद का चुनाव होता है। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षद के समूह द्वारा ही लिए जाते हैं। कुछ पार्षद मिलकर समितियां भी बनाती हैं और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती है। तो समितियां कौन बनाते हैं, पार्षद बनाते हैं। निर्णय लेने का काम भी कौन करते हैं, पार्षद के समूह ही करते हैं। तो वार्ड का चुनाव हो गया, पार्षदों की बैठक हो गई, समितियों का गठन हो गया। ठीक है, तो पहले वार्ड का चुनाव भी तो होगा, फिर पार्षद होंगे, नगर निगम की बैठक होगी, उसके बाद वो समितियां बनाएंगे कि राजस्व समिति, शिक्षा समिति, ये सारी समितियों का किसको कौन सा बनाना है, कौन कौन सी समिति बनानी है, किसको कितना फंड देना है। हर वार्ड में एक पार्षद का चुनाव होता है। जटिल मुद्दों और पार्षदों के समूह पर विचार विमर्श किया जाता है। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं। नगर पार्षद चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं जो शहर व विकास की जनताओं के आवश्यक निर्णय लेते हैं। तो क्या है, निगम पार्षद होते हैं। नगर पार्षद कौन होते हैं, ये याद रखना है, चुने हुए प्रतिनिधि को नगर निगम पार्षद बोला जाता है। आगे है नगर प्रशासन, पार्षद, आयुक्त व प्रशासनिक कर्मचारी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वार्ड की समस्या। तो पार्षद से संपर्क, जब भी किसी वार्ड की समस्या होती है तो हम किसके पास जाते हैं, पार्षद के पास जाते हैं। जब एक वार्ड के अंदर समस्याएं होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा निर्णय लेने की प्रक्रिया की फैसला कौन लेता है। ठीक है, तो जहां पार्षदों की समिति व पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं बड़े स्तर पर काम करने का काम आयुक्त व कमिश्नर व प्रशासनिक कर्मचारी का होता है। इसका मतलब आपको समझ आया कि जो भी समस्याएं होती है, यानी कि जो भी पार्षद की समितियां होती है, विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करती है। छोटे मोटे जो निर्णय होते हैं, फैसले होते हैं, वो पार्षद करता है, लेकिन जब भी बड़े फैसले की बात आए या बड़े लेवल पर काम करने की बात आए तो आयुक्त, जिसको कमिश्नर बोलते हैं, और प्रशासनिक कर्मचारी क्या है, ये सारी चीज़ों का फैसला लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ये आयुक्त कमिश्नर है और प्रशासनिक कर्मचारी, पार्षद की समिति की बैठक हो रही है, वार्ड 12 जनता की सेवा हमारा कर्तव्य, ये सब हो रहा है। नेक्स्ट है आयुक्त यानी कि कमिश्नर, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो ये सरकार द्वारा भी नियुक्त होते हैं और जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं।
नेक्स्ट है आयुक्त व प्रशासनिक कर्मचारी की सरकार द्वारा नियुक्ति होती है, जबकि अच्छा सॉरी गलत बता दिया था। हाँ, आयुक्त व प्रशासनिक कर्मचारी की किसके द्वारा, सरकार के द्वारा नियुक्ति होती है, ये याद रखने वाली चीज़ है। और पार्षद की निर्वाचित होती है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना कि जो आयुक्त व प्रशासनिक कर्मचारी है वो सरकार द्वारा, और जबकि पार्षद है वो निर्वाचित होते हैं, यानी कि उसको वोट देके चुना जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये देखो कि सूरत में एक बार क्या हुआ था, भयंकर प्लेग फैल गया था। प्लेग क्या है, एक बीमारी है। ठीक है, जैसे कोविड-19 था ना, इस टाइप में पहले 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला था। और प्लेग किसके द्वारा फैलता है, ये याद रखना है, हवा के द्वारा फैलता है। तो ऐसे लोग बीमार हो गए थे। ये क्या है, सांस के माध्यम से भी फैलता था और हवा के माध्यम से फैलता था। तो जैसे बात करते थे, सांस लेते थे, तो क्या था, एक दूसरे में जाता था। हमारा 6 चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा 7 चैप्टर है। बोला था ना मैंने कि बहुत छोटी सी है, पॉलिटिकल, जल्दी कवर हो जाएगी। तो नेक्स्ट है हमारा ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। तो हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में करीब 40% खेतीहर मजदूर हैं। कुछ के पास ज़मीन के छोटे टुकड़े हैं और कुछ क्या है, भूमिहीन। भूमिहीन का मतलब होता है उनके पास ज़मीन ही नहीं है। कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता तो मजदूर काम की खोज में उन्हें दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता है। इस तरह पलायन कुछ विशेष मौसम में ही होता है। ठीक है, जैसे ये लोग जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। पलायन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाकर रहना, काम के सिलसिले में। ठीक है, कि वो जहाँ रहते हैं वहाँ उनको काम नहीं मिल रहा है, तो वो वहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे कहीं और, काम की वजह से जाना, उसको पलायन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा देखेंगे कि किसान और क्या क्या करते हैं। तो किसान कर्ज लेने पर, किसान ज़रूरती चीज़ें खरीदने के लिए पैसा कर्ज लेते हैं। अक्सर ये पैसा बीज, खाद या कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से क्या है, लिया जाता है। नेक्स्ट है, अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते हैं या फसल को कीड़ा लग जाता है तो पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। और बारिश पूरी नहीं होने पर भी क्या होता है, फसल खराब हो जाती है। ठीक है, कि जैसे किसान ने कर्जा लिया लेकिन फसल तो अच्छी हुई ही नहीं, तो वो कर्जा कैसे देगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता था, किसान अपना उधार नहीं चुका पाता था और कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें और पैसा कर्ज पर लेना पड़ता था। जब खेती अच्छी नहीं हुई है तो बिकेगी भी नहीं, तो पैसे भी नहीं आएंगे, तो जो उधार लिया है वो नहीं चुका पाएंगे। लेकिन उसके बाद भी जो फैमिली का जो खर्चा होता है वो भी तो चलाना होता है पूरे साल, जब तक अगली फसल नहीं होगी। तो क्या करते थे, इस चक्कर में वो और पैसा उधार ले लेते थे। जल्द ही कहीं पता लग जाता था कि किसान कितना भी काम कर ले उसे चुका नहीं पाएगा। इस स्थिति में कहते हैं कि किसान कर्ज में दब गया। पिछले कुछ सालों में यह किसान की विविधता का मुख्य कारण बन गया था। कई क्षेत्रों में किसान ने कर्ज के बोझ से दबकर क्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी। अब उसके पास ऐसा सोर्स ही नहीं है जिससे कि वो अपना जो कर्जा है वो उतार सके, तो क्या करते थे, किसान मजबूर होकर आत्महत्या कर लेते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत में खेतीहर मजदूर व किसान की क्या सिचुएशन थी, क्या हालत थी। तो सबसे भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में लगभग 2 परिवार खेतीहर मजदूर थे। खेतीहर मजदूर क्या होता है, अपने खेत में भी काम करते हैं, दूसरों के खेत में भी काम करते हैं। ठीक है, ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरे खेतों पर निर्भर होते हैं। इनमें से कई भूमिहीन होते हैं और कई के पास छोटे टुकड़े की जमीन होती है। खेतीहर मजदूर वो होते हैं या तो उनके पास जमीन ही नहीं होती, जैसे कि ये लेडीज है, ये दूसरों के खेतों में आके क्या है, काम कर रही है। या फिर ऐसा होता है कि छोटी मोटी मतलब ज़मीन है जिसमें वो अपनी खुद की खाने वाने की सब्जी वब्जी उगा लेता है और साथ साथ क्या है, अपनी आय चलाने के लिए, खर्चा चलाने के लिए दूसरों के खेत में भी जाकर काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में किसान। तो भारत में केवल 20% किसान ही किसान की श्रेणी में आते हैं। ऐसे किसान गांव की अधिकतर जमीन पर खेती करते हैं। उनकी उपज का बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है। कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए हैं, जैसे दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना, छोटी फैक्ट्रियाँ चलाना। इसका मतलब कि जैसे जो बड़े किसान होते हैं वो क्या होता है कि हाँ भाई, अगर उन्होंने एक बारी फसल बो दी फिर तो बीच बीच में जाके उसको संभालना होता है। तो वो क्या करते थे, साथ साथ अपनी या कोई शॉप खोल लेते थे, या पैसा ब्याज पर देने लग जाते थे, छोटी फैक्ट्री चला लेते थे, या फिर और कोई अन्य काम कुछ भी साथ साथ वो करते रहते थे, ताकि साथ साथ और भी इनकम होती रहे। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है कि जो भारत में किसान है वो कितने हैं, 20% किसान ही किसान की श्रेणी में आते हैं। हमारा नेक्स्ट 8 चैप्टर और लास्ट चैप्टर है। ठीक है, हमने ऊपर देखा कि शहरी जीवन मतलब सॉरी गांव में कैसे क्या आजीविका चलती है, कैसे जीते हैं। अब हम देखेंगे कि शहरी क्षेत्र में आजीविका कैसे चलती है। ठीक है, अर्बन लाइवलीहुड। ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकान या व्यापार खुद संभालते हैं। वे किसी दूसरे की नौकरी नहीं करते, लेकिन ये खुद कई लोगों को मैनेजर व सहायक की तरह नौकरी करते हैं। तो जिनकी खुद की शॉप होती है, कुछ काम होता है, तो उनको अपनी हेल्प के लिए क्या है, वो बंदों को रखते हैं, जैसे ये रखा हुआ है। ये पक्की दुकानें होती है जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने के क्या होते हैं, लाइसेंस होते हैं। नगर निगम यह सुनिश्चित करता है कि सप्ताह में कौन से दिन बाजार बंद रहेगा, यानी कि जैसे रविवार है, साप्ताहिक अवकाश हो गया, दूसरा शनिवार है, आंशिक अवकाश होता है ना, सेकंड सैटरडे की छुट्टी होती है और शॉप्स वगैरह भी बंद होती है बहुत सारे शहरों में। तो
तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि सप्ताह में कौन से दिन बाजार खुलेगा या बंद होगा, ये कौन डिसाइड करता है? नगर निगम डिसाइड करता है। और दुकान चलाने के लिए जो लाइसेंस देते हैं वो भी कौन देते हैं? नगर निगम ही देते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ज़्यादातर कारीगर अनियमित रूप से काम में लगे हुए हैं, मतलब उनका काम पर तभी आना होता है जब मालिक को ज़रूरत होती है। उनको रोजाना तभी मिलता है जब मालिक को बहुत सारा काम मिल जाता है, फिर खास मौसम में काम मिलता है। साल में बचे हुए उन्हें दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। नौकरी स्थायी नहीं होती है। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थिति के बारे में शिकायत करे तो उन्हें निकाल दिया जाता है। कारीगर विभिन्न कामों में लगे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो शॉप्स पे जो कारीगर होते थे, जो काम करते थे आदमी, वो क्या है? अनियमित रूप से होते हैं, यानी कि उनकी नौकरियां स्थायी नहीं होती। जब तक काम है उन्हें रखा हुआ है, जैसे ही काम खत्म हो जाएगा या काम नहीं बचेगा तो क्या होगा? उनको निकाल दिया जाएगा कि वो अपना जाके कोई और दूसरा काम ढूंढे। अब हमने ऊपर देखा कि अस्थायी नौकरी है, अस्थायी काम, ठीक है, कि जरूरत है तो किया, नहीं है तो निकाल दिया। अब हम देखेंगे शहर में स्थायी व नियमित काम की, जिनकी नौकरी रेगुलर होती है, जिनकी नौकरी से नहीं निकालते उन्हें। शहर में ऐसे कर्मचारी होते हैं जो दफ्तरों, फैक्ट्री और सरकारी विभागों में काम करते हैं, जहाँ उन्हें नियमित व स्थायी कर्मचारी की रोजगार की तरह रोजगार होता है। जो गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं वो क्या है? उनकी जॉब है वो फिक्स होती है, पक्की होती है, ठीक है। वे लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में काम पर जाते हैं और उनका काम भी तय होता है। उनको हर महीने सैलरी भी मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम कम होता है तो उन्हें अनियमित रूप से काम वाले मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता। फैक्ट्री में काम है या नहीं है तो क्या है? उनकी नौकरी पक्की है, वो आएंगे ही और उनको सैलरी भी मिलेगी। तो ये क्या है? ये फिक्स जॉब होती है, ठीक है, जिनको गवर्नमेंट जॉब बोलते हैं। जैसे फैक्ट्री हो गई, सरकारी विभाग हो गए, हर महीने की तनख्वाह भी उनको मिलती है। ये सब होता है, ठीक है। और यही हमारी जो क्लास 6 की पॉलिटिकल थी वो कंप्लीट होती है। अगर इसको किसी की पीडीएफ चाहिए या फिर सी टेट से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो ज्ञान यात्रा जी के टेलीग्राम है, उस पर मैसेज कर देना या फिर कमेंट में मैसेज कर देना, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगली है हिस्ट्री की। ज्योग्राफी हो गई है, पॉलिटिकल हो गई है, अब नेक्स्ट क्लास आपको मिलेगी क्लास 6 की हिस्ट्री की।